हाय एवरीवन, ये एमटीएस 2023 का जो जीके पीवाईक्यू सीरीज कर रहे हैं हम सब्जेक्ट वाइज, उसका लेक्चर नंबर 3 है और पॉलिटी का पार्ट 2 है। आप सभी को पता है जो हम पॉलिटी के क्वेश्चन कर रहे हैं जो एसएससी एमटीएस 2023 में पूछे गए थे। टोटल 46 क्वेश्चन पूछे गए थे एमटीएस 2023 में और पार्ट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे जहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एमटीएस जीके पीवाईक्यू सीरीज सब्जेक्ट वाइज, तो वहाँ पर पार्ट 1 आपको देखने को मिल जाएगा। आज के लेक्चर में हम पॉलिटी का पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। और आप सभी को पता है, अगर आप पहले इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो पहले से, कि कोई भी क्वेश्चन को हम किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं, कोई भी क्वेश्चन आता है फिर उसके डिटेल में जाते हैं, जितने भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड पहले एग्जाम्स में बने हैं सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। और 50% ये नहीं, मैं आपको 80% इंश्योर करता हूँ कि अगर आप पॉलिटी का ये पार्ट और इससे पहले वाला पार्ट वो देख लेते हो, उसके नोट्स बना लेते हो और उनको अच्छे से याद कर लेते हो, तो आपकी जो पॉलिटी है वो कवर हो जाएगी लगभग 80%। पेपर ओरिएंटेड आपका 80% कवर हो जाएगा। और चलिए इस लेक्चर को शुरुआत कर लेते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि देखो, अगर आप ये लेक्चर पूरा देखते हो तो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना लेक्चर को देखने के बाद कि आपको लेक्चर कैसा लगा। और अगर आप एमटीएस 2024 की तैयारी कर रहे हो तो एमटीएस 2024 के लिए मैंने एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पर मैं आपको डेली टारगेट और बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ द कॉस्ट प्रोवाइड कराता हूँ। साथ में स्टैटिक जीके का टॉपिक वाइज ट्रिक के साथ एमटीएस 2024 के लिए मैं आपको स्टैटिक जीके टॉपिक वाइज करा रहा हूँ। ऑलमोस्ट बहुत सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं और आने वाले टाइम में कवर हो जाएगी। ये स्टैटिक जीके की जो क्लास है मंडे टू फ्राइडे 11:55 पर आती है हर दिन, तो आप वो देख सकते हो। उसकी भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। और साथ में हम मंडे टू फ्राइडे इंग्लिश पीवाईक्यू सीरीज़ तो कर ही रहे हैं एमटीएस 2024 के लिए। इन सभी की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी, आप प्लेलिस्ट भी जाके चेक कर सकते हो और चैनल का डिस्क्रिप्शन में भी जाके देख सकते हो। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेक्चर को शुरुआत कर लेते हैं। 23 क्वेश्चन पहले देख चुके हैं, 24 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। के जो गवर्नर है, मतलब गवर्नर किस आर्टिकल में आता है कि हर राज्य का एक गवर्नर होना चाहिए, ये किस आर्टिकल में आता है ये आपको बताना है। तो ये आपका है आर्टिकल 153। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान करता है, तो अनुच्छेद 153। अब देखो, गवर्नर से रिलेटेड और भी चीज़ें पूछी जाती हैं। गवर्नर से रिलेटेड मतलब और भी आर्टिकल हैं जो पूछे जाते हैं। एक तो सबसे पहले यही लिख लो कि 153 में आपका क्या आ गया, गवर्नर मतलब राज्यपाल। ठीक है, गवर्नर आता है। उसके बाद इसकी पावर आती हैं, पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट गवर्नर की। ठीक है, लिख लो चलो, 154 में पूछा जा सकता है, पेपर में एक बार पूछा गया था। ठीक है, पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट, पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूटिव की पावर होती है वो आती है, मतलब उससे स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है। ठीक है, ये गवर्नर की होती है और ये 154 में आता है। उसके बाद ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट है 155 कि जो गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो किस आर्टिकल के द्वारा किया जाता है, तो ये भी पता होना चाहिए आपको। आर्टिकल 155 अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट, कि मतलब प्रेसिडेंट के द्वारा गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है अंडर आर्टिकल 155। और 156 में टाइम पीरियड दे रखा है, टर्म दे रखा है, टर्म ऑफ द गवर्नर। ठीक है, टर्म ऑफ द गवर्नर दे रखा है, टर्म ऑफ द गवर्नर दे रखा है। ठीक है, टर्म ऑफ द गवर्नर दे रखा है। और 156 और कौन सा इंपॉर्टेंट है गवर्नर से रिलेटेड, एक इसका ओथ वाला और कर लो। ठीक है, गवर्नर का कई बार पेपर में पूछा जाता है कि गवर्नर, और देखो एक चीज़ ध्यान रखना, गवर्नर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, बट प्रेसिडेंट अब ओथ नहीं दिलाता गवर्नमेंट। देखो आर्टिकल 159 में दिया है कि जो गवर्नर होगा ना आपका, उसको ओथ कौन दिलाएगा, गवर्नर को ओथ कौन दिलाएगा, तो गवर्नर को जो ओथ दिलाता है वो होता है आपका चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है वो गवर्नर को ओथ दिलाता है और प्रेसिडेंट आर्टिकल 155 के तहत अपॉइंट करता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, दो चीज़ें और, गवर्नर का एक ऑर्डिनेंस पावर, वो और बता देता हूँ। अच्छा, प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस पावर बताई नहीं बताई, चलो अभी बताता हूँ, शायद मैंने नहीं बताई है। वो हमने प्रेसिडेंट के आर्टिकल देखे थे, वो सिर्फ प्रेसिडेंट के आर्टिकल हमने 62 पर ख़त्म कर दिए थे ना। ठीक है, अभी प्रेसिडेंट के भी 2-3 आर्टिकल हैं जो बताना बाकी है। ठीक है, वो भी बता दूंगा। और
मैं, हाँ, पहले किसकी बात करते हैं, एक आर्टिकल 200 की बात करते हैं जो पेपर में कई बार पूछा गया है। आर्टिकल 200 के तहत क्या है, गवर्नर के पास पावर होती है कि वो किसी भी बिल को प्रेसिडेंट को सबमिट कर सकता है। ठीक है, तो लिख लो, गवर्नर हैज पावर टू सबमिट एनी बिल टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये बात पता हो गई, ये आर्टिकल 200 में आता है। और एक 213 और याद करो, ऑर्डिनेंस पावर गवर्नर की। अच्छा, मैं तुमको दोनों की एक साथ करा देता हूँ, गवर्नर की और प्रेसिडेंट की। देखो, गवर्नर की आती है 213 में, ऑर्डिनेंस पावर, अध्यादेश जारी करने की पावर जो होती है, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर, ये आता है आपका आर्टिकल 213 में। और एक आर्टिकल है इसका जस्ट अपोजिट 123, इसमें आती है ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये दोनों आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना। और प्रेसिडेंट का एक आर्टिकल और लिख दो, शायद मैंने जो लिखाया नहीं था, कि आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। देखो, मैं समझा देता हूँ, अपनी भाषा में लिख लेना, कि जैसे किसी को सुप्रीम कोर्ट ने सपोज फांसी की सज़ा दे दी। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट सबसे उच्च न्यायालय है हमारे भारत का, उसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन प्रेसिडेंट एक ऐसा है जो, अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी किसी को फांसी की सज़ा दे दी और अगर प्रेसिडेंट के पास गया वो बंदा और प्रेसिडेंट को वो इन्फ्लुएंस कर पाया, तो प्रेसिडेंट उसकी फांसी की सज़ा रुकवा सकता है। इतनी पावर होती है अंडर आर्टिकल 72, किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। और प्रेसिडेंट का एक और आर्टिकल 143 है, तो शायद मैं जब सुप्रीम कोर्ट करा रहा था तो जब मैंने बताया था कि इस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट आपका वो ले सकता है, आपका सजेशन ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, तो ये, अगर आपने पहले पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 पहले कर देख के आओ, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट 1 है। मतलब दोनों इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो मैंने पार्ट 1 में करा दी हैं तो वो मैं इस पार्ट में तो नहीं कराऊंगा, तो इसलिए पहले पार्ट 1 देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अच्छा, मैंने आपको प्राइम मिनिस्टर का बता दिया था कि प्राइम मिनिस्टर 74 में आता है, 75 में उसको अपॉइंट करते हैं। ऐसे ही आपको सीएम का बता देता हूँ कि सीएम किस में आते हैं। तो एक आर्टिकल है बेटा, सेकंड, आर्टिकल 163, इसके तहत क्या होता है कि एक जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होनी चाहिए स्टेट की, उसमें हमारी यूनियन की थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और उसको हेड कौन करेगा, उसको हेड करेगा आपका सीएम। और इस किस लिए, टू सजेस्ट गवर्नर। ठीक है, ये तो बस फालतू की लाइन है। ठीक है, गवर्नर की चलती नहीं है, सीएम जो चाहेगा। इसमें भी सीएम आपका रियल हेड ऑफ द स्टेट होता है, जैसे हमने उसमें देखा था, और गवर्नर आपका नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अंडर आर्टिकल, एक सेकंड में सिर्फ करता हूँ, अंडर आर्टिकल 164 आपका सीएम जो है वो अपॉइंट किया जाएगा गवर्नर के द्वारा, सीएम अपॉइंट किया जाएगा गवर्नर के द्वारा, ये बात भी पता होनी चाहिए, सीएम अपॉइंटेड बाय गवर्नर। अच्छा, वो करा दिया मैंने आपको। एक एडवोकेट जनरल इसी के बाद आता है, ये शायद करा दिया है ना जब मैं कैक पढ़ा रहा था पार्ट 1 में, कि 165 में आपका आता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ये मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ क्या होता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द मिनिमम टाइम गैप बिटवीन 2 सेशंस ऑफ द स्टेट ऑफ लेजिस्लेचर। तो देखो, जब मैं पार्लियामेंट पढ़ा रहा था, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर हो, ठीक है, आपका विधानमंडल, राज्य विधानमंडल हो, या आपका पार्लियामेंट का कोई भी सेशन हो, मैंने आपको बताया जो मैक्सिमम टाइम गैप है, जो हम पार्ट 1 में करा रहा था तो बताया था, उसमें कितना होना चाहिए आपका, 6 महीने का होना चाहिए। 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब साल में 2 सेशन तो होनी चाहिए एटलीस्ट। राज्य विधानमंडल के 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय अंतराल क्या है, 6 मार्च है, 6 माह है, मतलब 6 महीने हैं। ठीक है, तो इसमें तो कुछ और बताना नहीं है।
ये तो बता चुका हूँ, और 1 ईयर ये तो कुछ देखा नहीं है। और ज़्यादातर देखो एक ट्रिक और अपनाना कि अगर किसी में टाइम की बात आए और आपको नहीं पता ना, तो वो 6 मंथ ही आएगा। ये जब है जब आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, ज़्यादा तुक्का नहीं मारना, अगर नहीं पता तो छोड़ दो। लेकिन अगर आप गैस लेना चाह रहे हो पेपर में और टाइम गैप पूछा है तो 6 मंथ लगा सकते हो, ठीक है, जब जब आपको करना ही है, वरना छोड़ना ही बेटर रहेगा। वो मैं बस आपको एक सजेशन के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर 6 मंथ होता है ज़्यादातर सवालों का जो आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ अ कंट्री दैट डिटरमाइन द स्ट्रक्चर एंड प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द वेरियस ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की संरचना और प्रमुख कार्यों को निर्धारित करता है। तो देखो इसमें हमारा क्या कहना चाह रहा है, इसमें तो देखो कोई भी बच्चा इस सवाल कर देगा कि जो फंडामेंटल लॉ है हमारी कंट्री का, जो कि डिटरमाइन करता है स्ट्रक्चर एंड प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन, मतलब गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, उसके वेरियस ऑर्गन्स कैसे काम करेंगे, तो ये सब किसमें, हमारे संविधान में दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, ठीक है। अब संविधान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। संविधान कब बना, कैसे बना, संविधान के बारे में अभी मैंने पार्ट 1 में नहीं बताया था ना, ठीक है। तो अभी हम संविधान के बारे में देखते हैं, जहाँ से सवाल बनते हैं, जिन टॉपिक जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्या क्या सवाल बनते हैं वो बताता हूँ। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन आपका कैसे बनता है, 1946 में, बेस से लेके चलाता हूँ। 1946 में आपका एक प्लान आता है जिसको क्या बोला जाता है, कैबिनेट मिशन प्लान आता है। देखो बिल्कुल जीरो से बता रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, बस सुनते रहना। कैबिनेट मिशन प्लान बना, ठीक है, 1946 में। 1946 में एक कैबिनेट मिशन प्लान आया, और ये किसने भेजा था, लॉर्ड एटली ने भेजा था। ये भी पूछ लिया जाता है, लॉर्ड एटली ने 3 लोग भेजे थे, लॉर्ड एटली ने, इन तीनों के भी नाम पूछ लिए जाते हैं, और किसने भेजे थे, ये लॉर्ड एटली का नाम भी पता होना चाहिए। तो एक था आपका, कौन था, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस करके नाम था उसका, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, LAWRENCE, पैथिक लॉरेंस था एक बंदा। एक था क्रिप्स करके नाम था उसका, पूरा नाम देख लेना, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। एक था स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है, ये शायद पूरा इतना ही नाम था इसका। और एक AB अलेक्जेंडर था, AB अलेक्जेंडर था। ये 3 लोग थे जिसको लॉर्ड एटली ने, ठीक है, भेजा था, ठीक है, इंडिया में कैबिनेट मिशन प्लान लेके। तो आपको ऐसे सवाल बनाए पेपर में, प्रीवियस ईयर के देखें हम क्वेश्चन, कि किसने कैबिनेट मिशन प्लान भेजा था, तो लॉर्ड एटली ने। कितने लोग आए थे कैबिनेट मिशन प्लान के लिए, तो 3 लोग आए थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस आया था, स्टेफर्ड क्रिप्स आया था, और AB अलेक्जेंडर आया था। और कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था, 1946 में आया था। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से एक तो आपका ये सवाल बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर कमेटी बनती हैं ना, जैसे कमेटी तो देखो बहुत भी और भी हैं, आप लूसेंट में देखोगे तो वहाँ कमेटी मिल जाएंगी, तो आप देख सकते हो। लेकिन एक इम्पोर्टेंट कमेटी मैं करा देता हूँ, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट कमेटी बनी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, बेटा सेकेंड, एक इम्पोर्टेंट कमेटी बनी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी आपकी, ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल मेंबर पूछ लिया जाता है कि टोटल मेंबर कितने थे। तो इसमें जो टोटल मेंबर थे वो 6 मेंबर थे टोटल। और इसके जो चेयरमैन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। और ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में अभी इन 6 मेंबर के कभी कभी नाम भी पूछ लेता है, लेकिन MTS में पूछेगा या नहीं। चलो एक होमवर्क देता हूँ आपको, एक होमवर्क देता हूँ, ठीक है। जब आप लूसेंट खोलोगे ना, देखो लूसेंट तो सभी के पास होगी ऑलमोस्ट, नहीं होगी तो आप नीचे वीडियो में कमेंट कर देना, मैं जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डाल दूंगा, ठीक है। क्योंकि अब मुझे सारे कमेटी के हेड के नाम याद नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको नहीं करा रहा। एक्चुअल बात ये है, ठीक है, कि सारी कमेटी के नाम और उनके एग्जैक्ट नाम भी नहीं याद आ रहे। अगर ऐसा होता है कि सारी चीज़ नहीं याद रख सकते हम,
तो मैं आपको क्या करूँगा, ये फ़ोटो खींच के डाल दूँगा। एक बार मुझे याद दिला देना, इस वीडियो के नीचे कमेंट में याद दिला देना व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ पर जो कमेटी बनी थी उनके हेड के मैं फ़ोटो खींच के डाल दूँगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप जो है हमारा MTS वाला। और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो 6 मेंबर थे उनके भी कभी कभी नाम पूछ लिया जाता है। तो एटलीस्ट देखो सारे 6 मेंबर्स के नाम मुझे याद नहीं आ रहे हैं अभी, तो अब वो याद कर लेना। कभी कभी बहुत रियरली पूछता है, लेकिन इसलिए मैंने कर लेना। छोड़ना चाहो छोड़ भी सकते हो, लेकिन ये डिफरेंट कमेटी के जो हेड का फ़ोटो डालूँ ना, ये याद दिला देना। ये एक बार देख लेना। जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, और उसमें बहुत सारी ट्रिक भी है, जैसे यूनियन आएगा तो जवाहरलाल नेहरू होंगे, इस तरह से, ठीक है। लेकिन ठीक है, अभी वो मैं डाल दूंगा उस चीज़ को, क्योंकि अभी मुझे सारी कमेटी के नाम याद नहीं है और उनके फिर हेड भी याद नहीं आ रहे। तो अभी इसको रहने देते हैं। अभी और कॉन्स्टिट्यूशन से क्या सवाल बन सकते हैं वो देख लेते हैं। आपसे जो सवाल बनता है ना, वो ये बनता है कि जो फर्स्ट मीटिंग थी कैबिनेट मिशन प्लान की, वो कब हुई थी। तो वो डेट पूछता है, और डेट है आपकी 9 दिसंबर 1946। ये पहला सेशन था जब हुआ था। इस वक्त कोई परमानेंट चेयरमैन नहीं था, टेम्परेरी चेयरमैन, TC का मतलब टेम्परेरी चेयरमैन बनाए गए थे। किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद, ये एन है, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी चेयरमैन बनाया गया था, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर 11 दिसंबर को दोबारा मीटिंग हुई थी, 2 दिन बाद, ठीक है, 11 दिसंबर 1946। ये वो वाली मीटिंग है जो इम्पोर्टेंट है। इसमें परमानेंट चेयरमैन बनाए गए, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के कैबिनेट, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो पहले परमानेंट चेयरमैन थे वो कौन थे आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया? आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। देखो अच्छा, मैंने ये बात नहीं बताई, कैबिनेट मिशन प्लान आया तो उसके तहत एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, ठीक है। तो उसमें डिफरेंट कमेटी बनाई गई थी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसके मैंने चेयरमैन भी बताए थे। और इनका क्या होता था, मीटिंग होती थी। जो सबसे पहली मीटिंग हुई थी वो 9 दिसंबर 1946, टेम्परेरी चेयरमैन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को फिर परमानेंट चेयरमैन बनाए गए थे, ठीक है। और 22 चेयरमैन भी कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। तो 22, ये तो चेयरमैन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर 22 चेयरमैन पूछ ले जाए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, 22 चेयरमैन कौन थे? तो 22 चेयरमैन थे आपके HC मुखर्जी, डॉक्टर लगता है इनके नाम के आगे, डॉक्टर HC मुखर्जी, ठीक है। ये आपके क्या थे? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के परमानेंट, वो आपके 22 चेयरमैन थे। और एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लीगल एडवाइज़र पेपर में पूछा गया है कई बार, लीगल एडवाइज़र, तो ये पता होना चाहिए, BN राव हैं, BN राव। ये पेपर में कई बार पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के तैयार हो गया था। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो बना था 26 नवंबर 1949 में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ठीक है, जो संवैधानिक सभा बोलेंगे शायद उसे, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने ये अडॉप्ट भी कर लिया था, ठीक है। कब? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन एक डेट याद रखो इसके बाद, 26 जनवरी 1950, इस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था भारत का वो लागू होता है। तो लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। मतलब इनेक्टेड होता है, लागू होता है देश भर में। कुछ 1-2 कानून, 2-4 कानून थे जो इसी दिन लागू कर दिए गए थे विद इमीडिएट इफेक्ट, बट उसके बाद 26 जनवरी 1950 को आपके बचे हुए सारे, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो भारत में लागू कर दिया गया था। और आपको और क्या पता होना चाहिए कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पहले कितने थे टोटल शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में? 8 शेड्यूल थे ओरिजिनली, और अभी अगर आपसे पूछा जाए तो कितने शेड्यूल हैं? 12 हैं अभी प्रेजेंट में। 4 शेड्यूल आपके मैंने अमेंडमेंट के तहत याद कराए थे, ठीक है, 9th 10th 11th 12th। उसके बाद पहले ओरिजिनली कितने पार्ट थे? 22 पार्ट थे। अगर अभी देखा जाए तो अभी कितने पार्ट हैं? अभी आपके 25 पार्ट हैं,
तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। जब आपको ये बात पता होनी चाहिए, टोटल आर्टिकल कितने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल हैं, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक और बात पता होनी चाहिए कि ये हमारे भारत का लार्जेस्ट रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन है। लार्जेस्ट रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे भारत का। लार्जेस्ट रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारे भारत का, मतलब भारत का नहीं, मतलब पूरे संसार में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन है, तो अगर सबसे बड़ा देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशन तो कहाँ का है, भारत का। और कॉन्स्टिट्यूशन से क्या सवाल बनते हैं, हमने कब अडॉप्ट किया, कब इनेक्ट किया, शेड्यूल पार्ट देख लिए, मिशन प्लान आया। ठीक है, अभी इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। कि इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो डील करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से। तो ये आर्टिकल आपके 1 से लेके 4 हो जाएंगे। अभी मैंने ये वाले आर्टिकल नहीं पढ़ाए थे पार्ट 1 में, तो ये भी अभी आपको कराता हूँ। ठीक है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ और उसके क्षेत्र संबंधित हैं, तो 1 से लेकर आर्टिकल 4 आपके संबंधित हैं। ठीक है, अब मैं आपको आर्टिकल देखो, जो आपके यूनियन ये है ना आपका कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है ना, यूनियन, बेटा सेकेंड, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन और उसकी जो टेरिटरी है वो आर्टिकल किस में आता है, 1 से लेके 4 तक आता है। एक तो हमें ये पता होना चाहिए, अभी पेपर में पूछा भी था, और हमें 3 आर्टिकल और पता होना चाहिए, 1, 2, 3, इनमें क्या आता है। तो देखो, आर्टिकल 1 में आता है इंडिया डेट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, कि जो इंडिया है, मतलब इंडिया जिसे भारत कहते हैं, वो कैसा है, यूनियन ऑफ स्टेट है, मतलब वो स्टेट से मिलके बना हुआ है, यूनियन ऑफ स्टेट। तो ये लिख लो, आर्टिकल 1 में क्या आएगा, मतलब ये एग्जैक्ट डेफिनेशन दे रखी है भारत की, इंडिया डेट इज भारत। मेरे अकॉर्डिंग ये थोड़ी सी गलत लिखी उन्होंने, ऐसे होना चाहिए था भारत दैट इज इंडिया, लेकिन ठीक है वो छोड़ो। इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये आपका किस में दे रखा है, आपका अनुच्छेद 1 में दे रखा है। ठीक है, और आर्टिकल 2 में क्या दे रखा है समझ लो, मैं आपको लिखवाता नहीं हूँ, मतलब आप समझ लो और इसे खुद से लिख लेना कि जैसे आर्टिकल 2 में क्या है कि अगर हमें कोई न्यू स्टेट शामिल करनी है जो कि भारत का हिस्सा नहीं है, आर्टिकल 2 और 3 में कन्फ्यूज होंगे, इसलिए ध्यान से सुनो। आर्टिकल 2 में आता है कोई भी स्टेट है जो भारत का हिस्सा नहीं है, उसे अगर हमें भारत में लाना है तो उसके क्या प्रावधान है, ये अनुच्छेद 2 में दिया है। और अनुच्छेद 3 में क्या दिया है, अनुच्छेद 3 में ये दिया है कि भारत के अंदर ही जो स्टेट हैं उनमें से ही कोई नया स्टेट बनाना, सपोज यूपी से पहले उत्तराखंड बना दिया, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना दिया, किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 3 के तहत। ठीक है, बाउंड्री कम बढ़ती कर सकते हैं, किसी स्टेट की बाउंड्री हम बढ़ा सकते हैं, किसी स्टेट की बाउंड्री हम कम कर सकते हैं, किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 3 के तहत। तो ये आपको याद रखना है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में। अब हमने फंडामेंटल राइट्स कर लिए, सिटीजनशिप वाले और रह गए हैं आर्टिकल। ठीक है, क्योंकि देखो हम एक से अब सिटीजनशिप से भी सवाल आते हैं, इसलिए सिटीजनशिप से करा देता हूँ। सिटीजनशिप, नागरिकता, ये आती है आपकी आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। ये बात आपको पता होनी चाहिए। आर्टिकल 5 में क्या दे रखा है, डेफिनेशन दे रखी है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप के, कोई इंडिया का जो सिटीजनशिप होगा उसके क्या क्या चीज़ें फॉलो करेगा, उसकी क्या एक इंडियन सिटीजनशिप की क्या डेफिनेशन है। उसके बाद आर्टिकल 6 में क्या दे रखा है कि हमारा कोई मतलब आज़ादी के बाद कोई अगर बंदा पाकिस्तान से भारत आया है तो उसे इंडियन सिटीजनशिप लेने के लिए क्या प्रावधान है, वो आर्टिकल 6 में दे रखा है। और आर्टिकल 7 में क्या है कि पहले कोई इंडिया में रहता था, ठीक है, फिर वो देखो यहाँ तो ये पहले वो पाकिस्तान में रहता था और इंडिया आया। इसमें क्या है कि पहले कोई इंडिया रहता था, फिर वो पाकिस्तान चला गया और फिर वापस से इंडिया आ गया।
तो वापस से फिर इंडिया सिटीजनशिप लेने के लिए क्या प्रावधान है वो आर्टिकल 7 में दे रखा है, और आर्टिकल 9 में दे रखा है सिटीजनशिप फॉर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। जैसे किसी के पापा इंडिया के हैं बट उसका जन्म विदेश में हुआ है, तो उसके लिए जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है उनके लिए सिटीजनशिप लेने का क्या प्रावधान है, ये आर्टिकल 8 में दिया है। और आर्टिकल 9 एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, नीचे देखते हैं जगह होती है तो। आर्टिकल 9 एक आपका इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 9 कहता है सिटीजनशिप कैसे टर्मिनेशन हो सकती है। टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप किस में दे रखा है, मतलब किसी इंसान की किस बेसिस पे आप भारत की नागरिकता छीन सकते हो, वो सारे इसमें दे रखे हैं। टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, ये आपका आर्टिकल 9 में दे रखा है। ठीक है, 10 और 11 याद करना जरूरी नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो देखो एक आर्टिकल 6 है और एक आर्टिकल 9 है, लेकिन ये 7, 8 भी याद कर लेना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। देखो पहले डेफिनेशन दे रखी है, फिर पाकिस्तान से भारत आए, फिर इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से फिर भारत आए, फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के बारे में दे रखा है, फिर टर्मिनेशन के बारे में ऐसे दे रखा है। तो ऐसे आप लगातार कंटिन्यूसली याद करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेजिस्लेचर ऑर्गन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, कि इनमें से जो आपका लेजिस्लेचर ऑर्गन है यूनियन गवर्नमेंट का वो क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखो जो यूनियन गवर्नमेंट का लेजिस्लेचर ऑर्गन होता है, तो ये तो आप सभी को पता, पार्लियामेंट होती है। सुप्रीम कोर्ट तो होगा नहीं, कोई मतलब ही नहीं है उसे हमारे गवर्नमेंट से, वो तो अलग होता है। कैबिनेट नहीं होगा हमारा, एग्जीक्यूटिव नहीं होगा, उसको बोला जाएगा संसद। निम्नलिखित में से कौन सा संघ सरकार का विधायी अंग नहीं है, तो वो है अंग है, मैं कह रहा हूँ अंग है। ठीक है, तो वो हो जाएगा संसद। अब देखो संसद के बारे में मैं पूरा आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, लेकिन संसद के बारे में मैंने पार्ट 1 में पढ़ा दिया था, लेकिन पार्ट 1 में मैंने ये बोला था कि संसद के आर्टिकल नहीं कराए थे। तो संसद के जो सारे आर्टिकल हैं, संसद आर्टिकल से अलावा जो भी पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, इन सब को मैंने आपको पार्ट 1 में अच्छे से कवर करा दिया। अब मैं इसमें पार्लियामेंट के आर्टिकल पढ़ा देता हूँ जो कि पेपर में सवाल बनते हैं। तो देखो जो आपका पार्लियामेंट आता है ना, वो 79 में आता है। आर्टिकल 79 में आपका पार्लियामेंट होता है। ठीक है, और आपको मैंने बताया था जब पार्लियामेंट पढ़ाया था कि पार्लियामेंट में एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है, और हमारे प्रेसिडेंट भी इसी में आते हैं। तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 80 में राज्यसभा आती है। और देखो पेपर में कैसे कंफ्यूज करेगा, राज्यसभा सब जानते हैं आर्टिकल 80 में आती है, कई बार पेपर में पूछा भी गया है, लेकिन आपको क्या दे देगा, राज्यसभा को दूसरा नाम से जाना जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट। तो ये ध्यान रखना कि काउंसिल ऑफ स्टेट और कुछ नहीं, आपकी राज्यसभा को ही बोला जाता है। काउंसिल ऑफ स्टेट आपकी क्या है, राज्यसभा ही को काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता है। तो पेपर में सवाल या तो ऐसे बनेगा कि राज्यसभा किस आर्टिकल में आती है या काउंसिल ऑफ स्टेट किस आर्टिकल में आती है, दोनों एक ही बात है, ये चीज़ ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। आर्टिकल 81 में आपकी लोकसभा आती है। आर्टिकल 81 में आपकी क्या आती है, लोकसभा आती है। और लोकसभा को जैसे राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता है, वैसे ही लोकसभा को क्या बोला जाता है, हाउस ऑफ द पीपल बोला जाता है। हाउस ऑफ द पीपल बोला जाता है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल बोला जाता है, ये आर्टिकल 81 में आता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद थोड़े से कुछ और इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं पार्लियामेंट के जो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि एक आर्टिकल है आपका आर्टिकल 84, इसमें क्वालिफिकेशन दे रखी है, क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्वालिफिकेशन पूरा आप लिख लो, ठीक है, क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद एक आर्टिकल 99 है, ये थोड़े कम पूछे जाते हैं लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते। आर्टिकल 99 में ओथ दे रखा है, मैंने थोड़ा कम ही देखा है। ठीक है, क्वालिफिकेशन पे तो देखा है, ओथ पे थोड़ा कम देखा है, लेकिन भाई देखो रिस्क नहीं लेना, एक आध पेपर में पूछा गया है इसलिए करा रहा हूँ। ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 106 में इनकी सैलरी आती है, सैलरी एंड अलाउंसेस। पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं उनकी सैलरी एंड अलाउंसेस आर्टिकल 106 में दिया हुआ है, अलाउंसेस। ठीक है, और 108 में जो इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको जब पार्लियामेंट पढ़ा रहा था तब मैंने आपको कराया था कि भाई आर्टिकल 108 में क्या आता है, मैं ये समझाऊंगा अभी। आर्टिकल 108 में आती है जॉइंट सिटिंग। अब देखो जॉइंट सिटिंग क्या होती है थोड़ा सा समझ लो। जैसे कि कोई मुद्दा था, लोकसभा में आया, फिर राज्यसभा में आया, फिर दोनों एग्री नहीं कर रहे,
जैसे कोई एक्ट, कोई बिल पास हुआ लोकसभा से, ठीक है, राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने वो पास नहीं किया, लोकसभा ने फिर रिकंसिडर के लिए भेजा, फिर उन्होंने पास नहीं किया, तो फिर क्या होता है कि चलो ठीक है, दोनों सदन एक जगह मतलब एक जगह बात कर लो मिलके, मतलब साथ में बैठ के बात कर लो। 108 में क्या आएगा कि साथ में बैठ के बात कर लो, 108 जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग का मतलब लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर साथ में बैठ के उस बिल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, तो वो आता है जॉइंट सिटिंग। तो अब ये बताओ, राज्यसभा का हेड होता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, जो आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, लोकसभा का हेड होता है स्पीकर। तो इस जॉइंट सिटिंग को कौन हेड करेगा? जब दोनों ग्रुप मिलेंगे तो इसको हेड कौन करेगा? राज्यसभा का चेयरमैन हेड करेगा या लोकसभा का स्पीकर हेड करेगा? तो इसको जो हेड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वो हेड करेगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा इसको हेड करेगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए ये जॉइंट सिटिंग के बारे में। और जॉइंट सिटिंग के बारे में ये बात पता होनी चाहिए। और देखो मैंने ऐसे याद किया है, अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हो तो 108 परिक्रमा लगाते हैं, और हमारे धर्म में 108 परिक्रमा लगाए जाते हैं। और फिर उस मतलब किसी भी चीज़ के मंदिर के किसी चीज़ के मतलब बहुत सारी चीज़, अलग अलग चीज़ों के 108 परिक्रमा लगाए जाते हैं। 108 परिक्रमा लगाने के बाद हम बैठ जाते हैं, जॉइंट मतलब सिट हो जाते हैं, मतलब बैठ जाते हैं। 108 परिक्रमा लग गया, बैठ जाओ। तो ऐसे ही 108 में आपका जॉइंट सिटिंग मैंने ऐसे याद किया है, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। 108 के बाद अभी 2 आर्टिकल और कराऊंगा, 108 मतलब 108 तो करा दिया, 110 और 112 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 110 में आता है मनी बिल। देखो मनी बिल की कुछ खासियत है। मनी बिल जो इंट्रोड्यूस, जैसे कि कोई भी बिल है वो पहले राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन मनी बिल पहले सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। और मनी बिल पर जो लोकसभा ने कर दिया वही फाइनल होगा, राज्यसभा उसमें चेंज नहीं कर सकता मनी बिल में। और कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इसका कंसेंट कौन देगा? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। और मनी बिल से क्या इंपॉर्टेंट है, चलो मनी बिल से इतना याद रखो। और करा देता हूँ एक और आर्टिकल जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 112। 112 में आता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको हम बजट भी बोलते हैं। अब देखो एक चीज़ आपको ध्यान रखना, पेपर में कभी आपसे ये पूछे, एक बार मैंने पेपर में ये सवाल देखा कि बजट किस आर्टिकल में आता है, तो उसमें ऑप्शन था आंसर 112, 110, 108 एंड नन ऑफ द अबव। तो आप बताओ कितने में कौन से में आता है नन ऑफ द अबव? कि बताओ बजट किस आर्टिकल में आएगा? आप बोलोगे भैया 112 में आएगा, आप पढ़ा रहे हो, आप 112 करके आओगे, एग्जामिनर आपका क्वेश्चन कर देगा गलत। आप बोलोगे भैया फिर आप गलत पढ़ा रहे हो। मैं गलत नहीं पढ़ा रहा, बजट ऐसा कोई टर्म ही नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। बजट हम बोल देते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म मेंशन है ना वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर पेपर में आपसे पूछा जाता है बजट कौन से आर्टिकल में आता है, तो बजट बोलोगे नन ऑफ द अबव। बजट का कोई आर्टिकल ही नहीं है, बजट को हम बोल देते हैं। बजट जो मेंशन है ना 112 में, बजट का नाम दिया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। पार्लियामेंट से रिलेटेड और भी आर्टिकल हैं लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने आर्टिकल कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। बस 1 मिनट लूँगा, पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा, फिर आगे हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। हु प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ किसने प्रोपाउंड किया था ये आपको बताना है। ये ऑप्शन कैसे दे रखे हैं? एग्जीक्यूटिव तो नहीं है, कैबिनेट नहीं, सुप्रीम, ये तो किसी इंसान ने किया था ना। तो यहाँ पर ऑप्शन में गलती हुई है। रूल ऑफ लॉ किया था एक बंदे थे, ए बी डिके। डिके पढ़ेंगे या डिसे पढ़ेंगे देख लेना, ए बी उसके बाद डिसे DICE बाई। कानून के शासन की अवधारणा किसने प्राप्त की? तो हिंदी में भी ऑप्शन गलत दे रखे हैं, इसका आंसर है ए बी डिसे। ठीक है, ठीक है, इसमें और कुछ याद नहीं करना, बस रूल ऑफ लॉ किसने प्रोपाउंड किया बस इतना ही काफ़ी है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा? लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर कौन है ये आपको बताना है। तो देखो जो लोकसभा के हमारे फर्स्ट स्पीकर थे
मैंने आपको कराया था ना पे, जब हम लोकसभा कर रहे थे पूरा पार्लियामेंट पार्ट 1 में, तो मैंने जब आपको सब बताया था, कौन आपके ट्राइबल स्पीकर बताए थे जो पी ए संगमा हैं, और फर्स्ट डिप्टी स्पीकर भी बताए थे, और मैंने आपको सारा बताया हुआ है, और फर्स्ट फीमेल स्पीकर भी बताई थी मीरा कुमार। तो ये सब मैं पार्ट 1 में करा चुका हूँ, तो आपको यहाँ मुझे कोई डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट दैट स्टेट शुड प्रोटेक्ट एवरी मोनूमेंट और प्लेस ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट। भारतीय का कौन सा अनुच्छेद संविधान का आदेश है कि राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करनी चाहिए? तो ये बताओ। मैंने बताया था ना डीपीएसपी के, जब मैं आर्टिकल करा रहा था कि डीपीएसपी सारी इंपॉर्टेंट है, और पूरे डीपीएसपी 36 से लेके 51 तक आते हैं आर्टिकल, और मैंने सारे आपको ट्रिक के साथ पार्ट 1 में ऑलरेडी कराए हुए हैं। तो बताओ जो आपका ये वाला आर्टिकल है वो किस में आता है, जिसमें हम मॉन्यूमेंट्स, मैंने बताया था ना टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट, जिसमें आपकी जो मॉन्यूमेंट है उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, ये किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 49 में है। 50 में बताओ, 50 में क्या था? 50 में था आपका सेपरेशन ऑफ ज्यूडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। आर्टिकल 51 में बताओ, तो वो आर्टिकल 51 में था इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो ये मैं ऑलरेडी आपको पूरे आर्टिकल 36 से लेके 51 तक करा चुका हूँ पार्ट 1 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन फॉर लोकसभा हेल्ड इन इंडिया? देखो, जब मैंने आपको लोकसभा करा रहा था पार्ट 1 में, तो तब मैंने आपको बताया था, पूरा एग्जैक्ट डेट बताई थी। चलो कमेंट करके बताओ उसकी डेट क्या है, ठीक है। 1952 में हुई थी। तो हमारा जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन है 1952, एक ही ऑप्शन है 1951 से लेकर 1952 में, ठीक है। उसमें मैंने लोकसभा का सेशन बताया था, है ना, कि लोकसभा का सेशन कब हुआ। तो जब लोकसभा का सेशन 1952 में हुआ, तो उससे पहले ही आपका 1951-52 में इलेक्शन रहे होंगे। तो इतना सा हम कॉमन सेंस लगा के आराम से इसका आंसर कर देंगे। तो देखो अब तुम्हें अभी कॉन्फिडेंस आ रहा होगा ना कि हाँ हमने पढ़ा है, अब हम सवाल भी बना रहे हैं। अब मैं कुछ एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन नहीं बता रहा हूँ, जो हम पार्ट 1 में देख चुके हैं उसी से हम पार्ट 2 के क्वेश्चन आराम से कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33, द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन वर अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? अब देखो मैंने ये भी बताया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो आपकी किस स्टेट से ली गई हैं, ठीक है। तो जब मैंने आपको फंडामेंटल ड्यूटीज सारी कराई हैं, मैंने फंडामेंटल ड्यूटीज आपको प्रॉपर याद कराई थी, और ये जो हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये सोवियत यूनियन से ली गई हैं। तो चलो अब मैं आपको सारे अमेंडमेंट देख लेते हैं। अभी तक हमने अमेंडमेंट नहीं देखे पार्ट 1 में। पार्ट 1 में मैंने आपको अमेंडमेंट नहीं कराए थे, अमेंडमेंट नहीं, ये देख लेते हैं कि किस देश से क्या लिया गया है, सोर्सेस, ठीक है। ये नहीं कराया था, अमेंडमेंट तो मैं आपको करा चुका हूँ। अब हम ये देखते हैं कि किस देश से हमने क्या लिया है, सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने अलग अलग देशों से, देखो जब हमारा संविधान बना था ना, तो हमने अलग अलग देशों से जो चीज़ें हमें अच्छी लगी वो हमने ले ली। तो अक्सर पेपर में ऐसे बन जाएगा कि फंडामेंटल राइट्स किससे लिए गए, तो जैसे अमेरिका से मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। कुछ 2-4 तो पढ़ाए, लेकिन अलग अलग नहीं पढ़ाया था, ठीक है। मतलब पूरा जितने भी संशोधन से सवाल, मतलब उससे फंडामेंटल जितने भी आपके सोर्सेज से सवाल बनेंगे, वो सारे सोर्सेज से हम सवाल एक बार देख लेते हैं, ठीक है, कि कहाँ से क्या लिया गया है। पूरा आपको मैं डिटेल में यहाँ पर करा देता हूँ, और ट्रिक के साथ कराऊंगा जिससे कि आप कभी भूलो ना। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। हेडिंग डालो ऑस्ट्रेलिया, और इस पूरे टॉपिक का नाम डालो सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और उसमें पहली हेडिंग डाल लो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने 4 चीज़ें ली थी जो हमें पता होनी चाहिए, 3-4। एक हमने कॉन्करेंट लिस्ट ली थी। अब देखो कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है ये जानते हो आप? कॉन्करेंट लिस्ट बेसिकली वो होती है, देखो एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो आते हैं जो काम यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वो आती है जो चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट में वो चीज़ें आती हैं जो स्टेट और सेंटर दोनों गवर्नमेंट के अंदर जो बातें आती हैं, जो चीज़ें आती हैं, ठीक है, वो होती है कॉन्करेंट लिस्ट। एक है जॉइंट सिटिंग, जो अभी मैं पढ़ा के आया आपको, ये हमने प्रावधान कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से, जॉइंट सिटिंग, ठीक है। और एक है हमारी लैंग्वेज ऑफ प्रेम्बल की जो लैंग्वेज है ये हमने कहाँ से ली? लैंग्वेज ऑफ प्रेम्बल, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ली थी। और हमने लिया था CGL फेल, C से कॉन्करेंट, J से जॉइंट सिटिंग, L
फेल से था फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ये तो कई बार पूछा गया पेपर में, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स अब देखो मैंने कैसे याद किया था, CG, बेटा दूसरा पेन से लिखता हूँ, ठीक है, सी से कॉन्करेंट लिस्ट, G, अब देखो G से थोड़ा मिलता जुलता है ना, CGL, तो इसे J ऐसे लिख लो, CGL फेल, कि CGL दिया और फेल हो गए। तो देखो C से कॉन्करेंट लिस्ट, G मतलब J से जॉइंट सिटिंग, L से आपका लैंग्वेज CGL, और फेल से आपका फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। इस तरह से याद कर सकते हो कि जो ट्रेड एंड कॉमर्स करी थी बेसिकली, जो आपने व्यापार किया था उसमें आप फेल हो गए, तो ऐसे भी कर सकते हो याद, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया हो गया, कई सारे कंट्री से हमने लिया है, और 1 बाय 1 देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया करा दिया एक, चलो अब आयरलैंड देख लो, आयरलैंड। तो आयरलैंड से हमने क्या लिया है ये समझो, आयरलैंड से हमने 3 चीज़ें ली हैं। एक DPSP तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक तो हमने DPSP लिया है आयरलैंड से, सीक्वेंस में कराता हूँ, ठीक है। जो ट्रिक है, मैंने एंड के नाम से याद कर रखे, जैसे कि सबसे पहले एक दिया है ना, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होता है उसका क्या मेथड होता है, वो हमने कहाँ से लिया है, आपका आयरलैंड से लिया है। और जो मैंने बताया था जब मैं पार्लियामेंट पढ़ा रहा था कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है मेंबर्स को राज्यसभा में 4 डिफरेंट फील्ड से, तो वो जो नॉमिनेशन है वो प्रावधान भी हमने आयरलैंड से लिया है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर राज्यसभा में, ठीक है, लिख लो, राज्यसभा में जो मेंबर को नॉमिनेशन किया जाता है, ये प्रावधान हमने आयरलैंड से लिया है। और एक हमने DPSP कहाँ से ली है, आयरलैंड से। अभी आपको याद कैसे करनी है वो बता देता हूँ। तो देखो कुछ नहीं है, बस एंड कर लो, EN और आपका D। देखो D से DPSP, N से नॉमिनेशन और E से इलेक्शन मेथड, ठीक है, आराम से आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं, मतलब नेक्स्ट कंट्री देख लेते हैं। आयरलैंड हो गई हमारी, और कौन सी कराऊँ आयरलैंड के बाद, साउथ अफ्रीका देख लो। साउथ अफ्रीका का देखो, साउथ अफ्रीका का एक ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, साउथ अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका से हमने लिया है संशोधन जो कर सकते हैं ना, वो प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका से लिया है। तो अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो एक चीज़ याद रखो, अगर आप क्रिकेट देखते हो तो अभी क्रिकेट में ICC ट्रॉफी शायद साउथ अफ्रीका एक भी नहीं जीती है, जहाँ तक मैं क्रिकेट को फॉलो करता हूँ, ठीक है। ICC ट्रॉफी एक भी नहीं जीती है। तो आपको ऐसे याद कर लो कि साउथ अफ्रीका को अपनी क्रिकेट टीम में संशोधन करने की ज़रूरत है, बदलाव करने की ज़रूरत है, अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन में हम अमेंडमेंट करते हैं, तो हमने अमेंडमेंट कहाँ से ले लिया, साउथ अफ्रीका से। आप ऐसे भी याद कर सकते हो। उसके बाद साउथ अफ्रीका हो गया, आयरलैंड करा दिया, ऑस्ट्रेलिया करा दिया, रसिया ले लो, रसिया भी इम्पोर्टेंट है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिए हैं हमने वहाँ से, और 5 ईयर प्लान लिया है। जब मैं आपको इकोनॉमिक्स का GK PYQ कराएंगे हम, तो उसमें मैं आपको 5 ईयर प्लान भी डिटेल में पढ़ाऊँगा। इसके बाद देखो जो लेक्चर आने वाले हैं, जो इकोनॉमिक्स का आएगा, फिर ज्योग्राफी का आएगा, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का आएगा, और फिर स्टैटिक GK का आएगा, ऐसे ही जैसे ये सीरीज चल रही है। तो रसिया से USSR, सोवियत संघ बोला जाता था उसे, सोवियत यूनियन बोला जाता था उस वक्त रसिया को, सोवियत यूनियन। वहाँ से हमने एक तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली थी, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। एक हमने क्या लिया था, 5 ईयर प्लान लिया था। तो ये बिना ट्रिक के याद रख लो, हम इतना फंडामेंटल ड्यूटीज़ देख चुके हैं तो आपको याद हो जाएगा। और 5 ईयर प्लान हमने कहाँ से लिया, USSR से लिया, ठीक है। और हमारा 4 स्टेट हो गई। कनाडा से हमने क्या क्या लिया था, कैन आई नो फैड्स एड्रेस, चलो ठीक है, मैं कनाडा करा देता हूँ। कनाडा से हमने लिया था कैन आई नो फैड्स। तो फैड से है, मैं भी ट्रिक भी बताऊँगा, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। इसका मतलब क्या होता है विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, कि जो पावर है वो डिवाइड होगी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, लेकिन जो ज़्यादा पावर होगी, जो स्ट्रॉन्ग रहेगा, वो कौन रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी। उसके बाद
और क्या लिया था हमने लिया था रेजिड्यूरी पावर ली थी, ठीक है। एडवाइजरी जुडिक्शन लिया था हमने सुप्रीम कोर्ट का, एडवाइजरी जुरिडिक्शन लिया था, जुरिस्डिक्शन लिया था, एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और हमने क्या लिया है कनाडा से, हमने लिया है रेजिड्यूरी पावर ली है, रेजिड्यूरी पावर ऑफ सेंटर। अब देखो ये कैसे याद करना है, इसमें बस एक सेंटेंस याद करो, कनाडा में कैन आई नो फेड एड्रेस। तो देखो कैन आई नो, क्या मैं फेड का एड्रेस जान सकता हूँ, तो कैन से कनाडा, फेड से फेडरेशन, एड से एडवाइजरी जुडिक्शन और RESS से मतलब रेजिड्यूरी पावर, ठीक है। तो ऐसे 2-3 बार याद कर लोगे। और सपोज आपको वैसे याद नहीं रहता है, अब देखो मुझे कैसे याद है, अब कई बार मैं पढ़ चुका हूँ, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि मैं बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूँ। ये इस तरह का जीके जो मैं करा रहा हूँ पहली बार करा रहा हूँ, लेकिन ये याद ऐसे है कि कई बार पढ़ लिया है, वो दिमाग से चला गया है, पेपर में आ गया है, PYQ सॉल्व किए हैं उसमें आ गया है, इतनी मॉक लगाते हैं हम, लगाते रहते हैं तो उसमें आ गया है। तो अब पूरा सेंटेंस समझ में आ गया कि कैन आई नो फेड एड्रेस, कैन से कनाडा, आपका फेड से फेडरेशन, और आपका क्या हो गया, एड से एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और RESS से रेजिड्यूरी पावर ऑफ सेंटर। ऐसे कनाडा हो गया। और क्या रह गया, एक तो सबसे बड़ी बात है ना, ये भूल जाते हैं क्या रह गया, कनाडा हो गई, जर्मनी हो गई, जर्मनी नहीं कराई ना इमरजेंसी पावर जो सस्पेंशन कर सकते हैं। 1 मिनट, जर्मनी करा देता हूँ, इम्पोर्टेंट है जर्मनी। अभी हमने जर्मनी से क्या लिया है वो आपको पता होना चाहिए। जर्मनी से हमने लिया था सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी कि अगर कोई भारत में इमरजेंसी आती है तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ना वो सस्पेंड कर दिए जाएंगे। वो मतलब फंडामेंटल राइट्स के, फिर हम ऐसा नहीं है कि किसी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, ठीक है, वो हमारे सस्पेंशन हो जाएंगे फंडामेंटल राइट्स अगर हमारे देश में इमरजेंसी आ जाती है तो। अब इसमें आपको जो याद करने वाली बात है, हाँ एक चीज़ आपको नीचे कमेंट करके बताना है, एक चलो मैं बता नहीं रहा, कुछ आर्टिकल ऐसे होते हैं सस्पेंशन, मतलब सारे फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन नहीं होता, कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जिनका इमरजेंसी के टाइम पे भी वो सस्पेंशन नहीं होते, वो आर्टिकल, वो हमारे फंडामेंटल राइट। तो वो कौन से फंडामेंटल राइट हैं आप नीचे मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। जर्मनी हो गया, फ्रांस देख लो, फ्रांस से हमने रिपब्लिकन सिस्टम लिया है एक तो, फ्रांस तो देखो अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री याद करोगे ना तो आपको रिपब्लिकन, अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी हुई है तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि रिपब्लिक की बात फ्रांस ने करी थी वर्ल्ड में। रिपब्लिकन सिस्टम हमने कहाँ से लिया, फ्रांस से लिया है। और हमने जो वर्ड लिए हैं, एक है आपका लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये भी हमने, ये सारी बातें अगर देखो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है ना आपने 9th-10th में, 11th-12th में, 9th-10th में, तो आपको ये सारी चीज़ें पता है। लिबर्टी, अगर हम बात करें इक्वलिटी की, इक्वलिटी की बात करते हैं, और हम ये जो हमने वर्ड लिए हैं ये कहाँ से लिए हैं, तो ये हमने लिए हैं आपके फ्रेटर्निटी, ये वर्ड हमने कहाँ से लिए हैं, फ्रांस से लिए हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए। अब 2 स्टेट रह गए इम्पोर्टेंट, एक रह गया ब्रिटेन और एक रह गया अमेरिका भी नहीं कराया ना, ठीक है, वहाँ से इम्पोर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ब्रिटेन तो। सिंगल सिटीजनशिप, सिन बी, बाई कैम्ब्रलिज्म, सिन बी, कॉम्प्लेक्स मतलब कैग और लॉ, तो मैं करा ही देता हूँ, ठीक है, ट्रिक भी अभी बता ही दूंगा। ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है, तो देखो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने एक तो सिंगल सिटीजनशिप ली थी। अब देखो सिंगल सिटीजनशिप क्या है, अगर मैं बात करता हूँ आपका, जैसे अमेरिका है, अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप लगती है कि आप जैसे न्यूयॉर्क में रह रहे हो, एक तो न्यूयॉर्क की सिटीजनशिप होनी चाहिए, एक अमेरिका की सिटीजनशिप होनी चाहिए। लेकिन अब आपके साथ ऐसा नहीं है, अगर आप बिहार में रह रहे हो, वेस्ट बंगाल में रह रहे हो, कहीं भी आप रह रहे हो, तो आपको वेस्ट बंगाल की अलग से सिटीजनशिप लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक ही सिटीजनशिप लेने की ज़रूरत है, वो है भारत। और बस लेते नहीं, अगर आप ऑलमोस्ट भारत में पैदा हुए हो तो आपको कोई सिटीजनशिप लेने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है। तो हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है, आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जा सकते हो, आपको कोई और सिटीजनशिप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद हमारा जो पार्लियामेंट है वो बाई कैमरलिज्म होना चाहिए। वो कहाँ से लिया गया, जो पार्लियामेंट बाई कैमरलिज्म होना चाहिए हमारा, वो भी हमारा ब्रिटेन से लिया गया था, बाई कैमरलिज्म। आगे लिख लो ऐड डाउन, इसमें ऐड डाउन करके, बाई कैमरलिज्म पार्लियामेंट्री सिस्टम, कि जो पार्लियामेंट है हमारा वो बाई कैमरलिज्म होना चाहिए, वो हमारा कि कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। और कैग, जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, कैग जो पोस्ट है हमारे यहाँ, वो कहाँ से ली गई, ब्रिटेन से ली गई। ऑप्शन बी इज अ कॉम्प्लेक्स लॉ मेकिंग प्रोसीजर कहाँ से लिया गया हमने, लॉ मेकिंग प्रोसीजर हमने कहाँ से लिया, लॉ मेकिंग प्रोसीजर हमने लिया आपका ब्रिटेन से। अब ये याद कैसे करना है, इसमें बस एक लाइन याद कर लो, ब्रिटेन की ट्रिक है, सिन SIN सिन बी मतलब साइन बीटा, ऐसे साइन मतलब, तो इसको शॉर्ट में साइन बीटा इज अ कॉम्प्लेक्स लॉ। देखो, तो साइन से सिंगल सिटीजनशिप, वाई से वाई कैमरलिज्म, ठीक है, कॉम्प्लेक्स से कैग, और लॉ से लॉ मेकिंग प्रोसीजर। ये हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है, सिन बी इज अ कॉम्प्लेक्स लॉ। इस तरह से आपको याद कर लेना है। उसके बाद एक और रह गया आपका, क्या रह गया, अमेरिका। और तो हो गई ना भाई, ऑलमोस्ट शायद मैंने तो करा ही दिए, और देख लेना यार, ठीक है। एक क्या रह गया आपका, अमेरिका रह गया ना, यूएसए से काफ़ी चीज़ें ली गई हैं। एक तो हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है, कि भारत का जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, देखो कुछ देश ऐसे हैं जिनका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। तो हमारे भारत का जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमने कहाँ से लिया, अमेरिका से लिया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और हमने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस होना चाहिए, ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। जुडिशियल रिव्यू लिख लो, जुडिशियल रिव्यू जो मैंने आपको पढ़ाया था जब सुप्रीम कोर्ट करा रहा था, समझाया था क्या होता है जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू हमने अमेरिका से लिया है, जुडिशियल रिव्यू। और हमने अमेरिका से क्या लिया है, हमने अमेरिका से वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शन लिए हैं, फंक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। और हमने अमेरिका से फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट भी लिए हैं, चलो दूसरा ही लिख लो, प्रेसिडेंट के फंक्शन, ठीक है। वेयर इज वाइस प्रेसिडेंट एंड फनी रिमूवल, आपका जो रिमूवल ऑफ जज है ना, हाई कोर्ट के या आपके उसके सुप्रीम कोर्ट के, उनका जो रिमूवल प्रोसीजर है वो भी हमने यूएसए से लिया है, यूएसए से मतलब यूएसए से, अमेरिका से, ठीक है। आपका जो एक क्या है आपका, क्या बता रहा था, हाँ, रिमूवल प्रोसीजर, रिमूवल ऑफ जज, मतलब रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हम रिमूव कर सकते हैं, ये प्रोसीजर भी हमने अमेरिका से लिया है। जो हमारे देश का प्रेम्बल है वो भी हमने अमेरिका से लिया है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो मैं पहले भी करा चुका हूँ, वो भी हमने अमेरिका से लिए हैं, तो ये बात आपको इतनी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे सारे हमने क्या देख लिए, सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाला टॉपिक हमारा ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाउ लॉन्ग कैन अ पर्सन रिमेन अ मिनिस्टर विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द स्टेट ऑफ लेजिस्लेचर, कि बिना वो मेंबर हुए किसी भी स्टेट का कितने मंथ तक रह सकता है। तो देखो मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर आपको तुक्का लगाना हो तो क्या लगाओगे, 6 महीना। और वैसे इसे याद भी कर लो कि अगर राज्य के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कितने समय तक मंत्री बना रह सकता है विधानमंडल में, वो है 6 महीने। उसके बाद उसे या तो इलेक्शन जीतना पड़ेगा उसके बाद रिजाइन देना पड़ेगा, ठीक है। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 6 मंथ अगर आपको ऑप्शन लगाना है तो 6 मंथ ही लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, के कौन सा शेड्यूल जो पावर है वो डिवीजन करता है यूनियन में और स्टेट में। तो अभी मैंने आपको शेड्यूल याद नहीं कराया कि कौन सी अनुसूची में क्या आता है। टोटल 12 अनुसूची होती हैं,
12 शेड्यूल हैं, शुरुआत में 8 थे फिर 12 हो गए थे। तो ठीक है, मैं आपको शेड्यूल करा देता हूँ क्योंकि शेड्यूल में क्या आता है, और ट्रिक के साथ करा दूंगा कि आप कभी ना भूलो। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, 6 शेड्यूल देखो, 1 2 3 3 4 5 6। तो देखो जो पहला शेड्यूल है उसमें हमारी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी दी हुई है, स्टेट एंड इट्स टेरिटरी। ये किस में दे रखे हैं, पहले शेड्यूल में दे रखे हैं, स्टेट एंड इट्स टेरिटरी पहली शेड्यूल में दे रखे हैं। उसके बाद दूसरे शेड्यूल में क्या दे रखा है, सैलरी, जो सैलरी है प्रेसिडेंट वगैरह की, सैलरी एंड इम्यूलमेंट भत्ता, अम्यूलमेंट, ये शेड्यूल 2 में दे रखा है। शेड्यूल 3 में ओथ एंड अफर्मेशन दे रखी है, ओथ एंड अफर्मेशन दे रखी है, ओथ एंड अफर्मेशन दे रखी है, ठीक है। और शेड्यूल 4 में टीयर्स आर में दे रखा है एलोकेशन। 4th में एलोकेशन ऑफ राज्यसभा, एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ इन राज्यसभा, एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा, ये आपका आर्टिकल शेड्यूल 4 में दे रखा है। और शेड्यूल 5 में आपका दे रखा है शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइब्स। और शेड्यूल 6 में दे रखा है आपका टीयर्स ऑफ अदर स्टेट्स के बारे में दे रखा है, अदर स्टेट। और अदर स्टेट कौन कौन सी आ जाती हैं कि अदर स्टेट से रिलेटेड कोई अलग से प्रावधान बनाए गए थे अदर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अदर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। और वो अदर स्टेट थी तुम्हारी एक थी असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ये अदर स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेशन शेड्यूल 6 में दे रखा है। अब देखो मैं पहले आपको सारे शेड्यूल लिखवा देता हूँ, इससे रफ नहीं करता, थोड़ा नीचे जाके लिख लेते हैं, ठीक है। शेड्यूल 7 बेटा सेकंड, फिर मैं आपको एक साथ ट्रिक बताऊँगा ना याद करने की। शेड्यूल बेटा सेकंड के शेड्यूल 7, शेड्यूल 8, शेड्यूल 9, शेड्यूल 10, शेड्यूल 11, शेड्यूल 12। तो शेड्यूल 7 में दे रखा है फेडरलिज्म। और फेडरलिज्म जानते हो क्या होता है, बता देता हूँ। फेडरलिज्म होता है जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, जो अभी क्वेश्चन में भी पूछा गया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ये फेडरलिज्म का मतलब होता है। 8वें शेड्यूल में आता है आपके ऑफिशियल लैंग्वेजेस। अच्छा ये बताओ टोटल लैंग्वेजेस कितनी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, मैंने पढ़ाया था जब करा रहे थे, ओरिजिनल 14 थी, बाद में 8 जोड़ी गई थी संशोधन के तहत, पार्ट 1 में बताया था, टोटल 22 हैं, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 9 में आता है लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, कुछ सर्टेन एक्ट्स थे, ठीक है। ये ऐसे लिखो आर्टिकल है सर्टेन एक्ट रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। उसके बाद 10 में था एंटी डिफेक्शन लॉ, था क्या है मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ। 11 शेड्यूल में पंचायत और 12 शेड्यूल में म्यूनिसिपैलिटीज। अब देखो ये याद कैसे करना है, जैसे मैंने ऊपर भी लिखवाया आपको, इसकी बस एक ट्रिक है जो आपको याद करनी है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, बस एक ये ट्रिक याद करनी है। अब देखो टी से स्टेट एंड इट्स टेरिटरी, पहले शेड्यूल में क्या आ गया आपका, टी से आपका स्टेट एंड इट्स टेरिटरी आ गई, ठीक है। तो टी से क्या हो गया, स्टेट एंड इट्स टेरिटरी। ई से क्या हो गया, अम्यूलमेंट, सैलरी एंड अम्यूलमेंट हो गया। ए से ओथ एंड अफर्मेशन, ये अफर्मेशन आ गया, अफर्मेशन ओथ एंड अफर्मेशन, ठीक है, ये तो जानते होंगे। उसके बाद आर से राज्यसभा, एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा हो गई। एस से आपका शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइब्स, ये आ गया।
ओ से आपका अदर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन आ गया। अब बचा हमारा FOLD PM, ठीक है। हाँ, क्या बचा वहाँ पर हमारा, हम यहाँ भी मैं आपको ट्रिक लिख देता हूँ, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। तो देखो ओ तक देख लिया हमने। F से हमारा क्या हो गया, ये जो F है इससे फेडरलिज्म हो गया। ये हमारा O से ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई। L से हमारा लैंड रिफॉर्म्स हो गए, ये जो मैंने करवाया है। D से आपका एंटी डिफेक्शन लॉ हो गया। उसके बाद P से आपका पंचायत हो गया और M से आपका म्यूनिसिपैलिटी हो गई। तो आपसे पेपर में ये पूछा जाता रहा है, पूछा जाएगा, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि किस शेड्यूल में क्या आता है। टोटल 12 शेड्यूल है और टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, बस ये ट्रिक याद रखो, बिल्कुल मत रटो इसे। जहाँ पेपर में आए देख लेना कि भाई कौन सा सवाल कौन सा यहाँ पर बन रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे ही, तो आपको और आसानी हो जाएगी उसे ढूंढने में। तो ये सारे शेड्यूल याद करा दिए। अच्छा, पार्ट और करा दूँ क्या? चलो पार्ट देखते हैं, किसी से कोई सवाल आएगा पार्ट से रिलेटेड तो मैं आपको पार्ट भी करा दूंगा, क्योंकि सवाल पेपर में ये भी बनता है कि किस पार्ट में क्या आता है, ठीक है। टोटल पार्ट जैसे हमारे टोटल शेड्यूल 12 हैं, वैसे ही टोटल पार्ट हमारे 25 हैं। 25 के 25 याद नहीं करने, कुछ इंपॉर्टेंट हैं। देखो या तो पार्ट से सवाल होगा इसमें तो करा दूंगा, वरना पार्ट में एंड में करा दूंगा, क्योंकि पार्ट इंपॉर्टेंट है, वहाँ से सवाल बन सकता है। और देखो क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा। क्वेश्चन नंबर 30, अच्छा एक बीच में रह गया ना, पहले तो देखो यही क्वेश्चन देखो, ये हमने जो देखा था क्वेश्चन 35, ये तो कराया ही नहीं मैंने। क्वेश्चन नंबर 35 ये शेड्यूल से रिलेटेड था ना, किस शेड्यूल में है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। तो मैंने फेडरलिज्म का मतलब बताया था कि फेडरलिज्म का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड आपका स्टेट्स। तो ये 7th शेड्यूल में आ गया। कैसे? TEARS, टीयर्स ऑफ। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 फेडरलिज्म, बस फेडरलिज्म का मतलब ध्यान रखना कि फेडरलिज्म का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ठीक है। उसके बाद हमारा एक 36 रह गया। 36 क्वेश्चन में है विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड द DPSP, कि DPSP कहाँ से लिया गया है। बेसिकली ये आपसे पूछा गया है कि पेपर में जो DPSP है वो आपका कहाँ से लिया गया है। तो देखो मैं ये अभी हम देख चुके हैं DPSP हमने कहाँ, और ये सवाल तो हम कई बार देख चुके हैं, तो देख लो। फंडामेंटल राइट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो गया, ठीक है। DPSP कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और आयरलैंड ने कहाँ से लिया था? स्पेन से लिया था, ये बात भी हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कि जो आपके कल्चरल और एजुकेशनल राइट हैं उनका क्या पर्पज है। जो आपका फंडामेंटल राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, उसका क्या मतलब है ये आपको बताना है। टू प्रोटेक्ट द मेजोरिटी कम्युनिटी। तो देखो ये जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है ना, ये मेजोरिटी को नहीं दिया, ये माइनॉरिटी को दिया है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। टू प्रमोट अ पर्टिकुलर रिलीजन, किसी एक विशेष धर्म को प्रमोट करने के लिए, तो ऐसा तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बात ही नहीं करता। टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण रोकने के लिए, तो ऐसा भी नहीं है। इसका मतलब है टू प्रोटेक्ट द लैंग्वेज कल्चर एंड रिलीजन ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी, के जो भारत में माइनॉरिटी कम्युनिटी ही हैं, ठीक है, उनका जो लैंग्वेज है, कल्चर है, रिलीजन है, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। इन आर्टिकल 29 और 30 जो हमने पढ़े थे फंडामेंटल राइट्स में, जो मैं आपको पार्ट 1 में ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है? तो अल्पसंख्यक समुदायों की भाषा, संस्कृति और धर्म की रक्षा करना, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, और ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन विच ईयर वॉज द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास्ड। तो देखो जम्मू एंड कश्मीर जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, देखो बहुत मशहूर है, आपको पता होना चाहिए, 2019 में आया था। और इसमें क्या याद रखना है, ठीक है, 2019 का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। 2019 का, बेटा सेकेंड, 2019 का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इसमें क्या करा गया था? देखो पहले जम्मू कश्मीर आपकी क्या थी? जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी, उसको क्या बना दिया? यूटी बना दिया साथ में, और यूटी बनाया विद लेजिस्लेचर,
यूटी बनाया विद लेजिस्लेचर, ये बात ध्यान रखना, विद लेजिस्लेचर, ठीक है, यूटी बनाया विद लेजिस्लेचर। और इसी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत आर्टिकल जो 370 था वो ख़त्म कर दिया, जो विशेष एक स्पेशल स्टेटस दिया था जम्मू कश्मीर को, वो ख़त्म कर दिया गया। और एक और चीज़, लद्दाख को भी यूटी बना दिया गया था, लद्दाख को भी यूटी बनाया दिया गया था, लेकिन ये विदाउट लेजिस्लेचर बनाया था। लद्दाख को हमारा यूटी विदाउट लेजिस्लेचर बनाया और जम्मू कश्मीर को जो यूटी बनाया वो विद लेजिस्लेचर बनाया। ये 2019 का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर है, देखो उसमें कोई एज लिमिट नहीं होती, और आपको पता है वाइस प्रेसिडेंट का जो टेन्योर है वो 5 वर्ष होता है, इसमें और कुछ खास याद रखने की ज़रूरत नहीं है। चलो हमने शेड्यूल देख लिया, मैं सोच रहा हूँ कि आपको पार्ट्स भी करा ही देता हूँ, ठीक है, फिर ऐसा ना हो कि पार्ट्स बाद में जाके हम भूल जाएँ। तो बताओ क्या कहते हो, पार्ट्स करा दूँ? शेड्यूल मैं आपको करा चुका हूँ, पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, कुछ पार्ट्स आप देखो, टोटल 25 पार्ट हैं, लेकिन मैं आपको 25 पार्ट नहीं कराऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है वही हम याद करेंगे। चलो ठीक है, पार्ट कराता हूँ। ये ध्यान रखना पार्ट से रिलेटेड कि टोटल 22 पार्ट थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, बाद में वो बढ़ा के 25 पार्ट हो गए हैं। आपका जो पहला पार्ट है ना, पार्ट 1 में क्या दे रखा है, पार्ट 1 में दे रखा है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, वेट अ सेकेंड, यूनियन एंड इट्स, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये आपका पार्ट 1 में दे रखा है। पार्ट 2 में क्या दे रखा है आपका, पार्ट 2 में सिटीजनशिप दे रखी है, पार्ट 2 में क्या दे रखा है, पार्ट 2 में आपकी सिटीजनशिप दे रखी है, ठीक है, नागरिकता। पार्ट 3 में आपकी फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, पार्ट 3 में आपके फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं। पार्ट 4 में आपका डीपीएसपी दे रखा है, पार्ट को हिंदी में भाग बोलते हैं, ठीक है, पार्ट 4 में डीपीएसपी दे रखा है। पार्ट 4 का ए जो बाद में ऐड किया गया था, जो कि आर्टिकल 151 भी है, वो सॉरी 51 ए का, ठीक है, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ दे रखी हैं। पार्ट 4 का ए में लिख लो सारे, पार्ट 1 पार्ट 2, आप पूरा ऐसा लिखना, आप 1 2 3 मत लिखना, आप लिखना पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4, पार्ट 4 का ए, ये सारे पार्ट इंपॉर्टेंट हैं। पार्ट 4 का ए फंडामेंटल ड्यूटीज़ दे रखी हैं, ठीक है, इन्हें रफ करता हूँ। फिर पार्ट 5 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पार्ट 5 में आपका यूनियन दे रखा है, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट सब इसी में आता है, यूनियन दे रखा है। पार्ट 6 में आपका स्टेट्स के बारे में दे रखा है, स्टेट्स के बारे में दे रखा है। और आपको क्या रखना है याद, पार्ट 7 में अदर स्टेट याद रख लो, अदर स्टेट्स के बारे में दे रखे हैं। अदर स्टेट में आपकी कौन सी हो जाती हैं, देखो एक तो स्टेट हो गई, एक अदर स्टेट करके अलग बनाया था, ठीक है, जो हमने शेड्यूल में भी देखा है, मेघालय मिजोरम वगैरह। उसके बाद यूनियन हो गई, स्टेट हो गई, अदर स्टेट हो गई, इसके बाद क्या आएगा, ऐसे लाइन तो याद कर लो। देखो पार्ट 5 में यूनियन, फिर स्टेट, फिर अदर स्टेट, फिर आपका यूटी, ऐसे मैंने याद कर रखा है। यूटी के बाद हमने याद करा पंचायत, ठीक है, 9 में क्या आएगी, आपका पंचायत आएगा, पंचायत। और 9 का ए में आता म्यूनिसिपलिटी, ये पूरा लिख लेना, ठीक है, म्यूनिसिपलिटी। और 9 का भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, चलो वो छोड़ दो। अब तो उसके बाद और कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो ये लगातार आपको 9A तक याद होनी चाहिए लगातार, और आपका 15 में याद होना चाहिए। 15 में आता है इलेक्शन, जो इलेक्शन कमीशन है वो पार्ट 15 में है, इलेक्शन से रिलेटेड जो भी बात की गई है वो पार्ट 15 में की गई है। और पार्ट 16 में ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी बात की गई है वो पार्ट 16 में की गई है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस से रिलेटेड पार्ट 16 में बात की गई है, नहीं 17 में की गई है, 16 छोड़ दो, 17 है ना, हाँ। मैंने ये ऐसे याद कराया था, ये डाला था कि लोग अपनी हिंदी बोलने से कतराते हैं, खतरा समझते हैं हिंदी बोलना, तो ऑफिशियल लैंग्वेज खतरा से 17। इमरजेंसी प्रोविज़न पार्ट 18 में दे रखे हैं, इमरजेंसी प्रोविज़न, ये सारे लिख लेना भाई, पेपर में पूछे गए हैं, ऐसे ही मेहनत नहीं कर रहा हूँ मैं।
और सीरियसली बता रहा हूँ बहुत मेहनत लगती है इन सारे क्वेश्चंस को कंपाइल करने, पीपीटी बनाने में ही बहुत मेहनत लगी है, और फिर उसे हिंदी में भी कन्वर्ट किया है, क्योंकि जो बच्चे हिंदी के हैं एटलीस्ट वो क्वेश्चन तो समझें अगर उनको एक्सप्लेनेशन समझ में ना आए तो। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस। उसके बाद एक और याद कर लो, पार्ट 20 में आपका अमेंडमेंट दे रखा है, अमेंडमेंट। और देखो अमेंडमेंट का जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो 368 है। अमेंडमेंट किस में होता है? आर्टिकल 368 में आता है, ये चीज़ याद रखना। तो ठीक है, मैंने आपका पार्ट करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बस इतने ही पार्ट इंपॉर्टेंट हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, इससे ऊपर वाला हमने देख लिया है ना। हाँ, वो टेन्योर ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट हमने देख लिया। ठीक है, अंटिल द एज ही। अच्छा, टेन्योर और लोगों के बता दूँ आपको, एक मिनट, ये थोड़ा रफ करते हैं। और जिसके टेन्योर पूछे गए हैं पेपर में ये थोड़े अलग हैं, हटके हैं। जैसे 5 साल वगैरह आपको सबको पता होगी, प्रेसिडेंट का भी 5 साल होता है, गवर्नर, सीएम, पीएम इनका भी 5 साल होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। लेकिन आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट के जो जज होते हैं ना, चीफ जस्टिस होते हैं, उनका कोई टेन्योर फिक्स नहीं होता। एक तो बस उनकी मैक्सिमम एज, अगर वो 65 साल के हो जाते हैं तो वो रिटायर हो जाते हैं, नहीं तो वो जब तक सर्व कर सकते हैं जब तक प्रेसिडेंट चाहे, प्रेसिडेंट की जब तक अनुमति होगी, जब तक। ऐसा कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। तो ये ध्यान रखना, पेपर में फंसा सकता है आपको। और उसमें एक ऑप्शन होगा नन ऑफ द अबव या नो फिक्स्ड, इस तरह से। तो कोई भी फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता, नो फिक्स्ड टेन्योर। अच्छा, मैंने आपको एक कैग पढ़ाया था, कैग का टेन्योर पता है आपको? कैग का टेन्योर 6 साल तक का होता है, या तो 6 साल पूरे हो जाएं या उससे पहले वो 65 साल का हो जाए। ठीक है, उसकी एज कितनी हो जाए? 65 साल, ये कैग का टेन्योर होता है। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है या इलेक्शन कमिश्नर होते हैं ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या जो इलेक्शन कमिश्नर, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, पूरे मैंने बताए थे आपको पार्ट 1 में। तो इनका जो टेन्योर होता है वो 6 ईयर या 65 भी एज हो जाए, मतलब जो पहले हो जाएगा, या तो उनका पहले 6 साल पूरा हो जाए, और सपोज 6 साल नहीं हुआ लेकिन वो 65 साल से ज़्यादा के हो गए तो उनका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप याद रखना। और किसका याद करना पड़ सकता है? कैग का हो गया, कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर का हो गया, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अभी इतना ही याद आ रहा है। ठीक है, आगे देख लेंगे अगर कोई याद आएगा तो। आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी लिस्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि इनमें से कौन सी ऐसी ड्यूटी नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में दी है। और मैंने आपको सारी कॉन्स्टिट्यूशन की ड्यूटी याद कराई हैं। तो देखो, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू अब्ज्योर वायलेंस, बिल्कुल। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना, ये बिल्कुल हमने नॉन वायलेंस की बात करी थी ना, आई। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, तो ये तो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो उसमें बताना कौन सी नहीं है। टू वैल्यू द प्रिजर्व एंड रिच हेरिटेज आर कंपोजिट कल्चर, हमारी समग्र संस्कृति के समृद्ध विरासत को महत्व देना और सुरक्षित करना, ये भी है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। टू इंगेज इन अ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ टू प्रमोट डेमोक्रेसी, टू अपहोल्ड एंड, तो टू इंगेज इन अ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ टू प्रमोट डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होना। तो ये आपका जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये आपने कोई ऐसी फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ी नहीं। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये तो देखो हमने पढ़ाया था, जिसमें सी, ये थर्ड आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है, मैंने कंसोलिडेशन से याद कराया था। ठीक है, एकाग्रता से याद कराया था। ठीक है, पार्ट 1 में। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा इसका, वो पार्ट मतलब सी हो जाएगा, सी ऑप्शन। ऐसी कोई फंडामेंटल ड्यूटी आपकी नहीं होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इनमें से कौन सा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का फीचर नहीं है? फीचर नहीं है, लेक ऑफ इफेक्टिव अपोजिशन, प्रभावी विरोध का अभाव। लेक ऑफ इफेक्टिव अपोजिशन, विच निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय राजनीति दल प्रणाली की विशेषता नहीं है? लेक ऑफ इफेक्टिव अपोजिशन, देखो अगर मतलब ये तो होती है इफेक्टिव अपोजिशन का लेक होना, बेसिकली जो प्रभावी विरोध का अभाव, मतलब जैसे जब कोई अपोजिशन पार्टी है, जब वो उसका मतलब
वो अगर स्ट्रांग रहेगी तो दोनों तो बनेंगी नहीं ना, एक पार्टी को तो अनइफेक्टिव होना पड़ेगा ना। तो ये तो आपका एक पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम है। मल्टी पार्टी सिस्टम मतलब ऐसा तो है नहीं कि हमारे देश में एक ही पार्टी है जो रूल कर सकती है, ठीक है, चाइना की तरह, तो ऐसा तो है नहीं। फ्रैक्शन एंड डिफेक्शन ये भी दिया हुआ है, डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन लॉ पूरी अच्छे से दिया हुआ है। तो ये फ्रैक्शन एंड गुट और दल बदल ये आपका फीचर है। सिंगल पार्टी सिस्टम तो भारत में क्या नहीं है, सिंगल पार्टी सिस्टम नहीं है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी है तो बीजेपी है भाई, कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, और भी सरकारें हैं जो आ सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन द फंडामेंटल ड्यूटीज वर फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखो, जब मैंने आपको बताई थी कि जब फंडामेंटल ड्यूटीज इनकॉर्पोरेट करी गई थी अंडर अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट 1976, उस वक्त मैंने बताया था कि उस वक्त इंदिरा गांधी पार्ट 1 में कि उस वक्त पीएम कौन थी आपकी, इंदिरा गांधी थी। तो देखो मैंने सब पढ़ा दिया है। अब जितने भी सवाल आप पॉलिटी के लगाने जाओगे ना, अगर आप 10 सवाल लगाने जा रहे हो तो 7-8 आराम से कर लोगे ये लेक्चर देखने के बाद। ऑलमोस्ट हम इस लेक्चर के ख़त्म होने पर हैं, और सीरियसली ये कई दिनों की मेहनत है इस पीपीटी को बनाने में, बहुत मेहनत की है मैंने। अगर आपको मेरे ये लेक्चर्स पसंद आते हैं, प्लीज़ रिव्यू दिया करो, फीडबैक दिया करो। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो आपको फीडबैक ज़रूर देनी है लेक्चर के एंड में कि आपको लेक्चर कैसा लगा। लेक्चर को लाइक करना है, और सीरियसली आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। मैं बार बार ये चीज़ें नहीं बोलता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी पढ़ाई का फ्लो बिगड़े, लेकिन देखो बोलना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो व्यूज़ आते हैं वो रीच जब भी मिलेगी इस चैनल की, मेरी जो मेहनत है वो तभी सफल होगी, तब इस लोग ये चैनल, ये जो लेक्चर है ये आगे तक पहुँचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन थी, इंदिरा गांधी थी। तो मैं आपको ये ऑलरेडी करा चुका हूँ, कौन थी, इंदिरा गांधी थी। अच्छा, इंदिरा गांधी के बारे में हम देख चुके हैं ना, फंडामेंटल ड्यूटीज वगैरह सब देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज वाज फर्स्ट एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002। देखो, तो मैंने ये बताई थी ना कि शुरुआत में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी वो 10 ऐड की गई थी, उसके बाद एक और फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी जिससे कि 11 हो गई थी। और वो कौन सी थी, 86th अमेंडमेंट के तहत। 86th अमेंडमेंट 2002 में हुआ था। और वो कौन सी थी कि हम बच्चों को एजुकेशन देंगे जो 6 से लेकर 14 साल तक के हैं। तो ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, जो हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ कर रहे थे। अब देख लो किस ऑप्शन में ये दे रखा है, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाल एंड इंस्पायर्ड आर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो ये तो बापूजी से करके याद कराई थी मैंने आपको, तो ये तो नहीं है। टू प्रोटेक्ट, ये तो दूसरी है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, ये हमने ग्रीन से याद की थी, तो ये भी नहीं है। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज और हर चाइल्ड एज इन केस मे बी बार्ड बिटवीन एज ऑफ 6 and 14 ईयर, तो यही आपकी ऐड की गई थी। ये बात आपको पता होना चाहिए, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। ये हमने ग्रीनरी से याद की थी, ग्रीन इन्वायरमेंट से याद किया था। ये हमने बापूजी, मतलब ये सेकंड थी, ये 7वीं थी, ठीक है। और नेशनल फ्लैग अवाइड से याद किया था, ए से अवाइड से कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के जो नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, उसकी रेस्पेक्ट करेंगे, तो ये पहली थी। तो मैंने आपको ये भी याद करा दिया कि कौन सी पहली है, दूसरी है, तीसरी है, ये भी हम सब याद करा चुका हूँ ट्रिक के साथ आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज़ द मिनिमम वोटिंग एज फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया। जो सिटीजन ऑफ मतलब भारत के नागरिक हैं उनकी वोटिंग एज क्या होनी चाहिए मिनिमम, तो ये 18 साल है। अच्छा, ये 18 साल कब हुई थी, मैंने आपको कराया था 61st अमेंडमेंट हुआ था 1988 में, ये मैंने आपको कराया भी था 1988 में। इसमें पहले 21 साल थी वोटिंग एज, उसे कम करके 18 साल कर दी थी, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, ऑलरेडी करा चुका हूँ। ये मान लो आपने ये 2 लेक्चर देख लिए ना, आपका काम हो जाएगा। आप पॉलिटी कहीं और से भी नहीं पढ़ोगे ना, ये पढ़ लो। और अगर कोई PYQ सब में ऐसा सवाल आता है जो इसमें मैंने नहीं कराया है, वो अच्छे से कर लेना, लिख लेना इन नोट्स में। आप अगर कहीं और से भी नहीं पढ़ोगे ना तो आपका काम चल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द DPSP। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो DPSP के बारे में सही नहीं है। तो देखो पढ़ लेते हैं। प्रोवाइडिंग एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर बोथ मेंस एंड वुमेन, पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए आजीविकों का प्राप्त साधन उपलब्ध कराना। तो देखो हमने वर्क कंडीशन, ह्यूमन कंडीशन का बारे में DPSP देखी थी, तो वहाँ पे मैंने आपको कराया था, आर्टिकल 42 कराया था।
रीऑर्गेनाइजेशन द इकोनॉमिक सिस्टम इन वे टू अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन अ फ्यू हैंड। तो देखो ये भी डीपीएसपी है, मतलब इसका मतलब क्या है कि हमें कुछ हाथ, मतलब ऐसा ना हो कि अमीर अमीर बनता जाए, गरीब गरीब रह जाए। बेसिकली ऐसा ही हो रहा है कि कुछ लोगों के हाथ में ही सारी कैपिटल है, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखा गया है, रीऑर्गेनाइज किया गया कि जो हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को इस तरह से कि जो वेल्थ है वो कुछ हाथों में ही ना रहे, वो डाइवर्ट हो। इस तरह से डीपीएसपी को बनाया गया था। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सिक्योरिंग सुटेबल एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्थी वर्किंग कंडीशन फॉर मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, पुरुषों, महिला और बच्चों के लिए उपयुक्त रोजगार और स्वास्थ्य कामकाजी परिस्थितियों का सुनिश्चित करना। सिक्योरिंग इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ऑफ मैन ओनली, के मतलब इक्वल काम के लिए इक्वल वर्क, इक्वल काम के लिए इक्वल तनख्वाह मिलनी चाहिए, इन सिर्फ मर्द मतलब आदमियों को, पुरुषों को, महिला को नहीं। तो ऐसा तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता। हमारा अगर एक जनरल पर्पज से देखा जाए, अगर आपने कभी डीपीएसपी भी नहीं पढ़ी, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा थोड़ी नहीं है कि अगर वही काम कोई औरत कर रही है और वही काम कोई इंसान, कोई पुरुष कर रहा है, तो उस औरत को कम पैसा मिलना चाहिए, उस फीमेल को कम पैसा मिलना चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन, किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा मेंशन नहीं होगा। तो अगर आप डायरेक्ट वैसे देखना चाहते हो तो वैसे भी आपको ऐसा आइडिया हो जाएगा कि भाई यही गलत होगा, अगर एक आप कॉमन सेंस भी लगाओगे। आज के लेक्चर का हम लास्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर। तो देखो मैंने आपको पढ़ाया था ना कि एक आदमी बोलता है कि हमारे बच्चों को भी एजुकेशन दो, अगर आप इतना कर रहे हो। मैंने बताया था ना जब हम डीपीएसपी पढ़ रहे थे कि बात तो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की करते हो। जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की करते हो तो हमारे बच्चों को भी एजुकेशन दो जो 6 साल से छोटे हैं। जब हम डीपीएसपी कर रहे थे पार्ट 1 में मैंने आपको कराया था। तो 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड, और उसके जस्ट बाद हमने किसकी बात करी थी, एजुकेशन की बात करी थी, तो वो आर्टिकल 45 हो गया। तो इस तरह से हमने टोटल क्वेश्चन देख लिए इस लेक्चर के। ये लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ऑलमोस्ट मैंने आपको 80% पॉलिटी कवर करा दी। अगर आपको पॉलिटी मतलब ये लेक्चर अच्छा लगा है तो मस्ट मतलब आप ज़रूर अपना फीडबैक देना भाई नीचे कमेंट बॉक्स में कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। एंड सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल होऊंगा अगर आप ये अपना ये जो लेक्चर है इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करोगे, अगर आपको अच्छा लगा है तो। ठीक है, वरना कोई बात ही नहीं है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी हमारे और भी लेक्चर आने वाले हैं। इसके बाद ट्राई करूँगा इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी का डालने का। अगले संडे को, सैटरडे या संडे को आया करेंगे। फिर उसके बाद आएगा मतलब ज्योग्राफी आएगी, इकोनॉमिक्स आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलग अलग 3 लेक्चर आएंगे और स्टैटिक जीके का 1 लेक्चर आएगा। तो अभी काफ़ी कुछ आना है। इसकी प्लेलिस्ट भी हमने अलग से बना ली है। अभी अगर आप स्टैटिक जीके की पीवाईक्यू सीरीज़ फॉलो नहीं, स्टैटिक जीके जो मैं करा रहा हूँ वो फॉलो कर लो, इंग्लिश पीवाईक्यू सीरीज़ फॉलो कर लो। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओ। आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और पढ़ते रहिए।